चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे दजिला फरात की हो, चाहे आपका पर्सिया की हो, सब मिट गए, केवल काशी ही जीवित है। साहित्यकार काशीनाथ सिंह बनारस के बड़े साहित्यकार, उनको लग रहा है बनारस एकदम बिगड़ गया, ये हो गया। उनको भैया पैसा आ रहा है, गिन के दबा दब लेके आ रहा है, तो वो अपना आनंद ले रहे हैं। उनको शांति चाहिए, 80 घाट पे सन्नाटा चाहिए, जहाँ एकदम शांति में एकदम बैठे रहे आके। लेकिन जो बनारस की जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी भीड़ है, वे क्या खाना खाएगी? काशीनाथ सिंह वो अपने रॉयल्टी से, अपने पैसे से किसी गरीब को खाना खिलाएंगे क्या? गरीब हमारे जैसा आदमी जो संघर्ष कर रहा है, उसके लिए भैया भीड़ चाहिए। इस चाय की दुकान पे भी भीड़ चाहिए, तभी 50 लोग चाय पियेंगे तो ये इनका खर्चा चलेगा। अगर ये चाय के दुकान पे अगर नहीं पीने वाले, यहाँ के लोकल लोग कितना चाय पियेंगे कि बीरेन जी का चाय के दुकान अच्छा से चलेगा? लोकल लोग कितना पैसा दे पाएंगे? एक उनकी लिमिट है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बनारस यात्रा में। एक बार फिर हम बनारस के किसी फेमस अड़ी पर है। यहाँ पे आपके साथ, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हमने इनसे अनुमति मांगी कि आपके साथ हम अपने विषय के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। विषय आज भी वही है कि क्या जो काशी का विकास है, जिसको विपक्षी या एक समूह ये टर्म दे रहा है कि ये विकास नहीं विनाश है, उस पर आम जनमानस क्या सोचता है। जब हम बनारस पहुंचे थे तो हमारी सूचना में ये था कि गंगा और वरुणा एलिवेटेड परियोजना एक शुरू होनी है, लेकिन उसको लेकर किसी प्रकार की ब्रीफिंग नहीं आई थी। अब वो ब्रीफिंग भी आ गई है। फिर से शहर में 2 बड़े बड़े एलिवेटेड रोड्स बनेंगे, जिन्हें मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा, रिंग रोड से कनेक्ट किया जाएगा। तो फिर से कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण होगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, उसकी चपेट में फिर से कुछ घर आएंगे और जिसको लेकर फिर से विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। तो बनारस के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब विषयों के ऊपर उनका क्या मानना है। क्या नाम हुआ सर आपका? उधर से पूछिए। उधर से शुरू करें? हाँ, उधर से। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? राजकुमार त्रिपाठी। यहीं से हैं आप? हाँ। बनारस से। अच्छा, क्या मतलब, जैसे हमने बात की, चाहे गंगा एलिवेटेड हो, वरुणा एलिवेटेड हो, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या शहर को इस चीज की आवश्यकता है, या प्रधानमंत्री चूंकि एक वेरी हाई प्रोफाइल नेता है, यहाँ से एमपी है, इस चीज के लिए इन चीजों को बस किए जा रहे हैं। यहाँ पर जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं, एलिवेटेड रोड की अति आवश्यकता है। गंगा वह पार इस पार को कनेक्टेड करने के लिए एक कम 90 किलोमीटर का पूरी परियोजनाएं हैं, 2 पुल हैं। इसका नक्शा भी पास हो गया है, आंशिक बजट भी पास हो गया है। ये पूरा 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कई बार में पैसा आता है और यह इसलिए जरूरी है कि काशी एक शहर ही नहीं है, काशी एक प्राचीन आध्यात्मिक नगर, सबसे पुराना जीवित शहर कह सकते हैं हम इसे। सबसे पुराना नहीं, सबसे प्राचीन नगर ही है जो जिंदा है। बाकी के सब तो इसके समकक्ष, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे दजिला फरात की हो, चाहे आपका पर्सिया की हो, सब मिट गए, केवल काशी ही जीवित है। और काशी में काशी की प्राचीनता को भी ध्यान में रखते हुए, नवीनता को ध्यान में, इसलिए कि इतनी आबादी काशी में आ रही है, सबको सुख सुविधा के लिए ये नितांत आवश्यक था और ये जारी किया गया है फंड निर्मला सीतारमण द्वारा। ये सराहनीय काम है और संघ का इसमें प्रभाव है। संघ ने ये काम किया है। आपको संघ ही सब काम देख रहा है, पहली बात ध्यान। अच्छा, टोटल वर्तमान में संघ ही सारा काम हैंड ओवर करके पूरा सिस्टम वाइज सिस्टम देख रहा है और ये उचित भी है, ये अच्छा भी है कि भाई यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चेहरा, प्रधानमंत्री भी यहीं के सांसद हैं। पहले वो सांसद है, प्रधानमंत्री बाद में है, पहली बात ध्यान। बिल्कुल सही बात। और हाँ, सांसद का कर्तव्य बनता है कि कहीं भी अड़चन किसी काम में आवे, वो अड़चन को पार करते हुए काम को पूर्ण रूप कराए। अनेक बजट, अनेक योजनाएं यहाँ आई, पैसा की घोषणा हुई, रिलीज नहीं हुआ। ये पैसा आंशिक रिलीज हो गया, काम चालू होगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी क्या ऐसा घोषणा हुई और पैसा नहीं पहुंचा? अरे भाई, मायावती सबसे सख्त सीएम मानी जाती थी। उन पंचम तल पर उनके भी फाइल रोक दिए जाते थे। जो यहाँ लाल फीताशाही अंग्रेजों के समय के दलाल हैं, क्लर्क टाइप के लोग, वो सबको रोक देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में 301 अधिकारी हैं आईएएस, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो, चाहे प्रूफिंग ऑफिसर हो, चाहे प्लेटेड ऑफिसर हो, सेक्शन, सब सिस्टम बटा हुआ है प्रधानमंत्री क्या। लेकिन
प्रधानमंत्री आनंद ले रहा है तो भी आनंद ले रहे हैं। उनको जानकारी नहीं कि फाइल किस ऑफिस में ले जाना है, किस अधिकारी क्या ले जाना है, तो वो भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। तो इसीलिए कुछ काम दबाव बनता है। कई काम के लिए हमें खुद दिल्ली जाना पड़ा, तो रिलीज होता है, काम होता है, काम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री के आने से काम हुआ है। हाँ, जो आपने सही एक चीज का जिक्र किया कि शहर की आबादी बढ़ी है, लोग आना शुरू हुए हैं, उसके पीछे का क्या कारण? आपको बता दें, पहले आपका गाजीपुर चंदौली ज्वाइंट नहीं था, पुल बन गए ज्वाइंट। सारे लोग मार्केटिंग करने काशी में आते हैं। 1 लाख के आसपास पूरे देश से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं प्रत्येक दिन। रिकॉर्ड भी कायम हुआ है, वर्ल्ड का पहला मंदिर काशी विश्वनाथ है। 14.5 करोड़ लोग दर्शन करने आए, किसी भी विश्व के एक मंदिर में नहीं आए सही बात। यहाँ, सही समझे आप। और ये तय है कि भाई उनको सुविधाएं चाहिए। सुविधा कॉरिडोर भी बन रहा है, दाल मंडी भी तोड़ कर बनाया जा रहा है सुविधा। दाल मंडी को चयन इसलिए किया गया, वहाँ शत्रु संपत्ति है, फिर भी मुआवजा दिया जा रहा है। शत्रु संपत्ति का मतलब जानते हैं आप? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। शत्रु संपत्ति का मतलब जो बंटवारे के बाद अच्छा, मुसलमान चले गए पाकिस्तान, उनकी संपत्ति दाखिल खारिज नहीं होती, किसी के नाम नहीं चलता। नगर निगम के कुल चोर ही हैं हरामजादे, पीला कार्ड दे देंगे, वो अलग विषय है, समझे आप। दाखिल खारिज नहीं होता, जमीन का मालिक रेवेन्यू होता है, तहसील, समझे आप। नगर निगम नहीं, नगर निगम टैक्स से व्यवस्था। देख रहे हैं 80 नदी को सब नाला बना दिए हैं, इस पे भी हमें लगना है, सब होगा, चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब विकास का होगा। नाला बना दिए हैं। और काशी का नाम ही आधुनिक नाम जो वाराणसी है, वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, इसके बाहर मक्का है। यही औरंगाबाद को भी मक्का कहा जाता है, काशी में नहीं है। यहाँ प्राचीन मानता है। क्या कहते हैं? कौन सी मक्का? मतलब कि काशी का पुण्य नहीं मिलेगा आपको। वरुणा और 80 के बीच में ही आपको रहने का, अगर कर्म कर रहे हैं। अब पॉकेट मारेंगे, लूट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आप अगर कर्म कर रहे हैं तो आपको पुण्य मिलना। ये जो उन्होंने बात कही ना, इसी विषय पर चूंकि आज जो बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो जो काशी के कुछ लोग हैं वो इस तरीके की बात प्रचारित कर रहे हैं कि हम लोग जब आते थे पहले काशी में तो हम 80 घाट पे आराम से मूंगफलियां तोड़ के खाते थे। आज बहुत शोर शराबा हो गया है, भीड़ हो गई है, आरती हो गई है। ये शहर टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है, काशी वासियों को एक तरीके से इस बॉर्डर से बाहर निकाल दिया गया है। ये सत्य है क्या या ये सिर्फ दुष्प्रचार है? भीड़ और शोर शराबा तो बढ़ा है। अगर प्रायोजित शहर ये नहीं है, यहाँ लोग अनप्लान वे में आना शुरू कर दिए। उसके बाद कुंभ के बाद बहुत भारी संख्या में, तो भीड़ और शोर शराबा तो बढ़ा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। यहाँ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं काशी के बारे में कि ऐसा है। विरोध करने वाले तो मणिकर्णिका घाट का विरोध किए, हाँ। मंदिर के कॉरिडोर बना तो उसका विरोध किए। हाँ। तो विरोधियों का क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जैसे मैं बाहरी के तौर पे आज कॉरिडोर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, मुझे सुगमता मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई मुझे पुराना आदमी मिल जाता है जिसे कॉरिडोर का विरोध करना है, पुराना आदमी दो तरीके के हैं, जिनको कॉरिडोर एक अच्छा लग रहा है और दूसरा विरोधी है। चूंकि आप पक्ष में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं विरोधियों के सवाल आपसे ले रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए। तो वो कहता है कि गलियों से बाबा का दर्शन करने में जो आनंद था वो आनंद मोदी जी खत्म कर दिए। वो जो बसावट थी 3 मोहल्लों की, वो 3 मोहल्ले मोदी जी खत्म कर दिए। तो ऐसा विकास बनारस को, काशी को नहीं चाहिए। इस तरह का कुछ नहीं है। मंदिर में अतिक्रमण था, उन लोग हटाए गए, उसका उन लोगों ने नाजायज मुआवजा भी लिया। नाजायज? हाँ, तब का मंदिर की जमीन कब्जा करके घर बना के उसमें रह रहे हैं। उसके बाद नाजायज कब्जा, वही नाजायज कब्जा ना, उसके बाद उस लोगों ने मुआवजा भी लिया, दुष्प्रचार भी किया, और गलियां आज भी जिंदा हैं जो थी गलियां। उसके कॉरिडोर में जो गई होंगी वो तो समाप्त हो गई होगी ना, जो कॉरिडोर में आ गई, जो आज हमें कॉरिडोर के पास खाली स्थान मिल रहा है वो चर्चा कर रहे हैं आप। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि मंदिर में चढ़ावा आता था 2-2.5, जब गलियों की बात करें 2-2.5 करोड़ रुपया वार्षिक, आज 70 से 80 करोड़ रुपया चढ़ावा हो गया है। लाखों की संख्या है, गली में से जाएगी, जाम लग जाता है, आप उधर से पैदल नहीं जा सकते मंदिर के बगल। तो चौड़ीकरण, कई रास्ते नहीं होंगे, सुगम व्यवस्थाएं नहीं होंगी, दर्शन कैसे करेंगे? आज लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उस समय हजारों की संख्या में।
तो गलियों से काम चल जाता था। उस समय छोटा शहर था। आज आपको बता दें कि काशी 60 किलोमीटर के दायरे में है। चौबेपुर से लेके मोहनसराय तक कॉलोनियां बस रही हैं। शहर में जमीन रही नहीं है, ग्रामीण बेल्ट सब कॉलोनियों में बसते जा रहे हैं। आबादी इतनी बढ़ रही है। आप यहाँ से लेकर के गढ़वा घाट छोड़िए, आप चले जाएंगे टेंगड़ा मोड़ के आगे तक, चुनार तक सारे बिहारी बसे हुए हैं ठीक। आकर के। हाँ। पहले नहीं थे। आज अब जब ये रोजगार के लिए आए हैं क्या कौन चीज ये लोग? सुरक्षा और रोजगार और यहाँ चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर। अच्छा। काशी में पढ़ाने लिखाने के लिए बिहार में वो सुविधाएं नहीं थी, इसलिए भी काफी बिहारी लोग यहाँ सुरक्षा, लालू के समय के सारे लोग वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आते थे। लालू के समय अरे आज भी आ रहे हैं, लगातार कॉलोनियां बनती जा रही हैं, बसती जा रही हैं, महंगी जमीन होती जा रही है। जी भाई साहब, यही जो मेरा सवाल उनसे था, आपसे पहले एक बार पूछ लेते हैं, फिर उधर चले बीच जाएंगे। में मुझसे नहीं, मुझसे अलग इंटरव्यू। अच्छा, आपसे अलग इंटरव्यू लेंगे, चलिए। तो फिर मेरे को वही जो सवाल मैंने इनसे पूछा, मतलब उसका जवाब मैं उस तरीके से जो अपेक्षित था मुझे वो नहीं मिल पाया, क्योंकि यही मूल प्रश्न है। गलियों का शहर बनारस एक बात और बता दें कि बनारस शहर के विकास से बहुत अधिक सब काशी वासियों को ही सबसे अधिक फायदा हो रहा है। और जो भी अरे देखिए चारों तरफ देखिए लॉज खुल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहा है, बनारस एक बिजनेस का हब बन रहा है, बनारस वासियों के रहन सहन में सुधार हो रहा है। जो पहले से जो दिक्कतें थी बढ़ती अच्छी होती जा रही हैं मोदी जी के आने से पहले। नहीं तो समझ लीजिए कि 2014 के पहले जो आज देखिए जाके जो सबसे बनारस का जो सबसे गरीब बिरादरी था मल्लाहों की बिरादरी, जो कि निषाद समाज, जो एक एक सवारी के लिए आपस में मारपीट होती थी, हत्याएं हो जाती थी। आज वो जाके देखिए वो सारे निषाद समाज बड़े बड़े बिल्डिंग बना के, बड़े बड़े महल बना के रह रहे हैं। तो जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद था, उसी को नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसात करते हुए जो सबसे निचला व्यक्ति है उसको सबसे पहले ऊपर लेके आओ। तो हमारे बनारस का समझे निषाद समाज बहुत गरीबी भूखमरी में, जब बाढ़ आ जाता था 4 महीने उनके घर में भोजन नहीं बनते थे। दूसरे घरों में यहाँ का निषाद जाके नौकर की तरह से खटता था, तब भी उनको कुछ 2 रुपए 3 रुपए मिलते थे। होटलों में जाके उनके बर्तन मांजा करते थे कि होटल वाला उनको सवारी देता था, उसके बदले भी उनको 50% देना पड़ता था। आज बनारस का कोई निषाद समाज किसी भी होटल में नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, स्वयं यात्री आते हैं। आज वो सबसे अधिक संपन्न हुआ। मैं खुद गया था एक जन के पास, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि सभी घाटों पे लेके चलिए मुझे, और सभी घाटों पे लेके चलते हुए मुझे घाटों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। 11,000 रुपये फीस मांग ली। वही बात मैं कह रहा हूँ। और पहला मैंने निषाद कहा, दूसरा देखिए इस तरह का जो आप जिन सवालों की बात आप कर रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि इससे हम लोग अब 80 घाट पे आके चिनिया बादाम नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए उन अगर पता करेंगे ना कहीं किसी सरकारी नौकरी करने वाले ऐसा बोल रहे हैं। जो कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको एक सैलरी मिल रहा है 70-80 हज़ार रुपया, वो अपना मस्त हैं, तो उनको बहुत शांति चाहिए। जैसे यहाँ एक हैं साहित्यकार काशीनाथ सिंह, बनारस के बड़े साहित्यकार, उनको लग रहा है बनारस एकदम बिगड़ गया, ये हो गया। उनको भैया पैसा आ रहा है, गिन के दबादब लेके आ रहा है, तो वो अपना आनंद ले रहे हैं। उनको शांति चाहिए, 80 घाट पे सन्नाटा चाहिए, जहाँ एकदम शांति में एकदम बैठे रहे आके। लेकिन जो बनारस की जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी भीड़ है, वे क्या खाना खाएगी? काशीनाथ सिंह वो अपने रॉयल्टी से, अपने पैसे से किसी गरीब को खाना खिलाएंगे क्या लेके? तो उसके लिए देखिए विकास चाहिए, उसके लिए समृद्धि चाहिए, ये चाहिए। हर गरीब आदमी, अब एक ई रिक्शा वाला है, इसके भोजन की व्यवस्था कौन देख रहा है? तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। ये सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी डेवलप कर रहे हैं। एक एक चीज का ऐसा खड़ा करके जा रहे हैं कि आने वाले 1000 साल तक बनारस का एक एक आदमी बहुत ही संपन्न और संपन्नता से जिएगा। और इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। अब भीड़ से उन्हीं को दिक्कत है, भीड़ से उन्हीं को दिक्कत है, ऐसे तमाम इस तरह के सरकारी नौकरी करने वालों से, जिनको कि महीने के 30वें तारीख को पैसा आ रहा है। गरीब हमारे जैसा आदमी जो संघर्ष कर रहा है, उसके लिए भैया भीड़ चाहिए। इस चाय की दुकान पे भी भीड़ चाहिए, तभी 50 लोग चाय पियेंगे तो ये इनका खर्चा चलेगा। अगर ये चाय के दुकान पे अगर नहीं पीने वाले, यहाँ के लोकल लोग कितना चाय पियेंगे कि बीरेन जी का चाय के दुकान अच्छा से चलेगा? लोकल लोग कितना पैसा दे पाएंगे? एक उनकी लिमिट है। लेकिन जब बाहर से आएंगे तो अधिक से अधिक पैसा देंगे। तो देखिए इसको सकारात्मक ढंग से लेना है। कुछ लोगों के नकारात्मक सवालों से और नकारात्मक उनकी सोच से
चीजें नहीं बदल सकती है धरती पे मतलब ये बहुत। सोच है, कुछ लोग ये चीज प्रचारित तो कर रहे हैं, ये तो चीज सच्चाई है। मतलब हम लोगों ने अगर ये चीज नोटिस की है तो मतलब ये सच्चाई है कि ये चीज प्रचारित हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए उसी तरह के लोगों के लिए दिक्कत है। मैं भी बनारस में पैदा हुआ हूँ, 44 साल मेरा उम्र हो गया, इसी 80 पे रहते हुए बड़ा होते हुए पैदा होके बड़ा हो गया। मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा तमाम तरह के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। पहले तो आप देखते थे, हम लोग कई चित्र देखते हैं, दिल्ली में भी, नई दिल्ली में भी लोग बैलगाड़ी से चलते थे और साइकिल से चलते थे राष्ट्रपति भवन के बाहर से। आज वैसा चलते हैं क्या? आज वैसी दिल्ली की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? तो बनारस को क्या ये पिछड़ा बना के रखना चाहते हैं ये लोग, तथाकथित लोग, कि बनारस एकदम पिछड़ा रहे, चला यहाँ बैलगाड़ी चले, इक्का गाड़ी चले? भैया हमको ऐसे उन महान पुरुषों का नहीं चाहिए। वो लोग अपने घर में रहें, वो लोग 10-20 बीघा खरीद सकते हैं, वैसा एक कृत्रिम नदी बना लें, सब बना लें, वहां आराम से शांति से रहें। उनके लिए वही मुबारक है। हमारे बनारस को भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे रोजगार के लिए बेचैन हैं। कोई बाहर से, कोई बाहर से। अब बनारस का आदमी मुंबई क्यों कमाने जाता था? पहले रोजगार के लिए ही जाता था कमाने ना। अब वो मुंबई नहीं जाएगा, वो अपने यहाँ पे ई रिक्शा चला के कमाएगा, अपने यहाँ पे ढाबा खोल के कलाएगा, अपने यहाँ पे नाव पे। आप जानते हैं, नाव को ही लेके देख लीजिए तो निषाद समाज का नाव है, बाकी बहुत ढेर सारी गरीब बिरादरी उन पे नाव चलाने का काम करती है और बदले में रोज 1000-1500 रुपया कमाते हैं। और यात्री नहीं आएंगे तो कैसे होगा? हम उनको अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो कैसे होगा? हम रोज रोज अपनी चीजों को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो छोड़ दिया जाए। तो उन जैसे लोगों को भैया बहुत बहुत प्रणाम है। वे लोग अपने घर में रहें, अपने घर में शांति उड़े, हम बनारसियों का जीना दुभर न करें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। संसाधन संपन्न जगह तभी बनेगी जब यहाँ पे पर्यटन का एक पूरा का पूरा केंद्र बनेगा, और पर्यटन के केंद्र के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। और उस दिशा में कार्य होता हुआ नजर भी आया। चाहे हम काशी विश्वनाथ धाम, जिसे कॉरिडोर भी कहा जाता है, उसको देखते हैं तो नजर आता है कि हाँ, उस दिशा में एक प्रमुख कार्य ये हुआ और फिर उसका प्रचार प्रसार भी उस तरीके का हुआ। लेकिन जब घाटों की तरफ वही विकास कार्य पहुंचता है तो कहते हैं, बताइए इतनी लाइट्स की क्या आवश्यकता है? सवाल पूरा कर लेंगे दीजिए। घाटों को मॉडर्नाइज करने की क्या जरूरत है? हमारे शहर को वैसा ही रहने दो जैसा था, अभी तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। अब आप देख लीजिए, अभी भाई साहब शायद 2014 के पहले आप काशी के घाटों पे आए होंगे कि नहीं, नहीं मुझे मालूम है। आप हाँ, तो सुनिए ना, जब 80 घाट से, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, 80 घाट से जब आप चलते थे ना तो रास्ते में एकदम सबके सामने वही एक आगे जाएंगे तो एक चेत सिंह घाट पड़ेगा, वे समझ। हाँ, उसी घाट पे जानते हैं 24 घंटा वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट करती थी। वे पेशाब वाला, हाँ पेशाब वाला टॉयलेट नहीं है, पॉटी वाला टॉयलेट करती थी सीढ़ियों पे एकदम आपके सामने। अभी महिलाएं जा रही हैं, उस समय इंडियन टूरिस्ट नहीं आते थे उतना, विदेशी टूरिस्ट आती थी, विदेशी लड़कियां, विदेशी टूरिस्ट उस समय बहुत आते थे। अब लड़कियां जा रही हैं, विदेशी लड़कियां जा रही हैं और एक बगल में एक बैठ के अपना पैंट खोल के वहां पे लैट्रिन कर रहा है। उस स्थिति को देखिए। क्या आप चाहते हैं कि वही पुराना बनारस वहां पे ऐसा देखना चाहते हैं? और आप देखिए, अब घाटों का सीढ़ियां थी, जर्जर हो रही हैं, टूट रही हैं, पुराने तरह के पत्थर थे। अभी देखिए हमारी सरकार ने 37 घाटों का नवीनीकरण कर रहा है। जो खुरदरे पत्थर है उनके ऊपर पॉलिश किया हुआ पत्थर लगाया जा रहा है। सारे घाटों पे रैंप बनाया जा रहा है, जिस रैंप से अगर कोई एक बुजुर्ग आदमी आ गया जो कि पैदल चल नहीं सकता और घाटों की खूबसूरती को देखना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है कि नाव पर बैठ के 11,000 दे और घाटों के बारे में पता करने का, तो वो किसी सहयोगी से ई कार्ड चलाए जाएंगे, उस पर बैठेगा, 10-20 रुपया टिकट होगा, उस पर एक गाइड होगा, 8-10 लोग उस पर बैठेंगे, यहाँ से लेके सीधे वहां तक घाटों तक एक एक चीज को दिखाते हुए जाएगा। जब तक देखिए अपनी चीजों को आप अपग्रेड नहीं करेंगे, ये उन्हीं चीजों को मेंटेन करते हुए जो हमारी जो प्रामाणिकता है, घाटों की प्रामाणिकता, काशी की प्रामाणिकता को बरकरार रखते हुए, उसकी प्राचीनता को बरकरार रखते हुए भी हमको एक अत्याधुनिकता का उसमें पुट देना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो कोई नहीं आएगा भाई साहब। इसलिए हमारे देखिए, अभी देखिए हरिश्चंद्र घाट का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। क्या चाहते हैं कि हम, हरिश्चंद्र घाट का डेवलपमेंट हो रहा है, मणिकर्णिका घाट का डेवलपमेंट हो रहा है। वे डेवलपमेंट अत्यंत आवश्यक है। आप कभी मणिकर्णिका घाट पे डेड बॉडी जलाने आते थे, इसके पहले इतना भीड़, इतना आदमी कि आप अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार भी कायदे से खड़ा होकर शांति से नहीं कर सकते थे।
एक के ऊपर एक भीड़ गिर रही है, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। तो इन सब चीजों को देखने वाला कौन है? ये हम लोग के प्रधानमंत्री जी हैं। भाई वे समझिए कि बाबा विश्वनाथ जी का हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिले कि वे काशी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी को दुनिया में अप्रितम नगरी बोला जाता था, सबसे सुंदर बोला जाता था, सबसे स्वच्छ बोला जाता था, आनंद कानन इसको बोला जाता था। उसी को हमारे प्रधानमंत्री जी बनाने में लगे हुए हैं, हर चीज का, एक एक चीज का। वे इतने उदार हैं प्रधानमंत्री जी कि बनारस के नाम पे कुछ भी आप कोई योजना लेके चले जाइए, तुरंत कहते रहे नहीं भाई बनारस है। स्वयं बाबा विश्वनाथ का हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद प्राप्त है। योजनाओं की जब बात होगी तो लोग कहेंगे कि ठीक है, ये जो पार्टी है या प्रधानमंत्री है उनके एजेंडा पे जो है वो धर्म रहा है, ठीक है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। बेसिकली उनके जो विपक्षी हैं वो इस बात को, इस तथ्य को उठाते हैं। तो अगर मैं काशी विश्वनाथ धाम को हटा दूं तो लोग मुझसे पूछेंगे कि, या लोग पूछते हैं कि भैया मंदिर तो पहले से ही था, ठीक है, छोटा था, कम लोग दर्शन करते थे, घाट पहले से ही था, जो व्यवस्थित अव्यवस्थित था वो लोग आप लोग हमसे बेहतर ही जानते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था बेहतर की। लेकिन अगर इन दोनों को चीजों को अगर हटा दिया जाए तो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने बनारस में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, नागरिकों का जीवन बेहतर हो इसके लिए क्या किया? देखिए, बनारस को हाँ। देखने के उतने ही नजरिए हैं जितना जटिल और पुराना बनारस है। इसलिए यहाँ यह लगभग एक मिनी ब्रह्मांड या मिनी भारत की तरह है। यहाँ एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली जाएंगे तो कहीं बंगाली समाज मिलेगा, कहीं तमिल मिलेगा, कहीं गुजराती मिलेगा, कहीं बिहारी मिलेगा, कहीं सिंधी मिलेगा। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार चीजों को महत्व दिया गया। इसलिए भारतीय समाज को आप देखेंगे कि चार अवस्था में पहले वह जैसे जैसे विकास करता है, अर्थ से जुड़ता है, काम से जुड़ता है, अंत में धर्म और मोक्ष प्राप्ति। तो काशी अर्थ और काम के लिए नहीं रहा है, काशी धर्म और मोक्ष के लिए ये नगरी बनाई गई। इसलिए देश भर के वे लोग जो अपने भौतिक जीवन से थक जाते थे तो कुछ बड़े काम के लिए, बड़ी साधना के लिए और इस जीवन के पार क्या है उसको जानने के लिए काशी आते थे। इसीलिए काशी हजारों साल से जीवित है। काशी इसलिए नहीं जीवित है कि रोजी रोजगार यहाँ चल रहा है, काशी इसलिए जीवित है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, हम मर के कहाँ जाते हैं, हम ईश्वर है कि नहीं है, क्या हम साधना से कुछ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, संगीत है तो शास्त्रीय संगीत क्या है, कला क्या है, साहित्य क्या है, और जीवन जीने का वह तरीका जिसमें दुनिया के लोग काम कर रहे हैं। तो दुनिया में लोग लोग कर्म में लगे हुए हैं, अर्थ और काम में लगे हुए हैं, क्या उससे रुक करके क्या कुछ सोचा जा सकता है, कुछ चिंतन मनन किया जा सकता है? और यह फुर्सत की सभ्यता में ये बनती थी और देश के राजे रजवाड़े आए, सामान्य जन आए, गंगा के किनारे हजारों साल से शादियां हुई, वैदिक काल आया, बौद्ध काल, महात्मा बुद्ध स्वयं यहाँ आए, जैन के 3-4 यहाँ पर जो प्रवर्तक ऋषि हुए हैं, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, वो क्यों आए? शंकराचार्य यहाँ क्यों आए? कबीर क्यों हुए? तुलसी क्यों यहाँ आए? सवाल है, आधुनिक युग में इतने लेखक, इतने बिस्मिल्लाह खां जैसे संगीतज्ञ यहीं क्यों पैदा हुए? तो इन चीजों से काशी बनती है। सवाल बहुत सारे हैं और बहुत ज्यादा चर्चा करनी है, लेकिन मौसम जो है साथ नहीं वो साथ नहीं दे रहा, इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे और आपका नंबर लूंगा मैं और आपके साथ इस पे चर्चा होगी।